हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बाबा फाइनेंशियल्स पे। तो आज हम रेशियोज और मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारे फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज़ का थर्ड पार्ट वीडियो है। तो जिसको भी फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही अच्छी तरीके से सीखना है तो प्लीज़ हमारी इस सीरीज़ को देखो, समझो और ना स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करो, तो आप भी बहुत ही अच्छे से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को पिक कर सकते हो। ठीक है, आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन जानेंगे कि मैट्रिक्स क्या होते हैं, रेशियोज़ क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे ईपीएस, अर्निंग पर रेशियो। ठीक है, पी रेशियो को हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर रिटर्न ऑन इक्विटी को डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे डिविडेंड यील्ड, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है कि अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स ये प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, फिर हम वीडियो को कंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रेशियोज एंड मैट्रिक्स होता क्या है। अब देखो, रेशियोज एंड मैट्रिक्स ना, अगर आप बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट, ये सब चीज़ को एनालाइज करोगे तो आपको थोड़ा सा समय लग जाएगा। लेकिन ना आप रेशियोज एंड मैट्रिक्स को देख लोगे ना एक बार, तो आपको मोटा मोटी अंदाज़ा लग जाएगा कि कंपनी की ना प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। ठीक है, फाइनेंशियली कैसी परफॉर्मेंस है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, एफिशिएंसी क्या है, कितनी एफिशिएंटली काम कर रही है। ठीक है, वैल्यूएशन क्या है, ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। ठीक है, या फिर आप डिविडेंड वगैरह और बहुत सारी चीज़ें इसकी मदद से आप जान सकते हो, जो कि आपको ना बैलेंस शीट इससे निकालने में थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, उसको समझने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन यहाँ पर आप बहुत ही ईजिली उस चीज़ को समझ जाओगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं ईपीएस। ईपीएस होता क्या, अर्निंग पर शेयर होता क्या। देखो, अर्निंग पर शेयर ना, ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है। ठीक है, इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। मान लो कि ना कंपनी है, कंपनी की नेट इनकम 100 रुपये है। ठीक है, 100 रुपये। और ना आउटस्टैंडिंग शेयर, जो शेयर मार्केट में फ्लो हो रही है, ठीक है, वो 10 है। तो यहाँ पर इसका ईपीएस कितना हो जाएगा, 10 से अगर 100 को डिवाइड करोगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ईपीएस हमें काम कहाँ पर आता है, ये डायरेक्टली अगर आप कंपनी के ईपीएस को देखोगे ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि ईपीएस क्या है। आपको इसको समझने के लिए ना कोई भी इंडस्ट्री आप चूज़ करो। जैसे मान लो कि फार्मा इंडस्ट्री आप चूज़ करो, उसमें ना अपना 5 स्टॉक यहाँ पर सेलेक्ट किए हो। तो वहाँ पर आपको देखना है, अगर ना 5 स्टॉक आप सेलेक्ट किए हो 10 में से, 20 में से, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 5 स्टॉक बेस्ट स्टॉक है फार्मा की। ठीक है, तो वहाँ पर अपना ईपीएस को देख के ना अपना डिसीजन बना सकते हो कि ईपीएस ज़्यादा होनी चाहिए हमेशा। ठीक है, अगर ईपीएस ज़्यादा है, अर्निंग पर शेयर ज़्यादा है, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो वहाँ पर देखो, आप 5 में से ना जिसकी सबसे ज़्यादा ईपीएस होगी आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बताता है। ठीक है, जो सेम इंडस्ट्री की जो कंपनी होती है उसमें कंपैरिजन के काम आता है ईपीएस। तो चलिए अब हम इसको देख लेते हैं, ईपीएस हमें दिखता कहाँ पर है। ठीक, किस तरीके से आप ईपीएस को देख सकते हो। तो यहाँ पर जिस प्लेटफॉर्म का मैं यूज़ करने वाला हूँ आपको फंडामेंटल एनालिसिस सिखाने के लिए, उस प्लेटफॉर्म का नाम है धन। तो यहाँ पर आप बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है, और फिलहाल यहाँ पर एक ऑफर चल रहा है जिसके तहत अगर आप फीमेल मेंबर के नाम पे आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो आपको फ्लैट 50% ऑफ मिलता है ब्रोकरेज पे, मतलब कि 10 रुपीज़ पर ऑर्डर आपका ब्रोकरेज हो जाएगा। ठीक है, और प्लस अगर आप यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो, इंडेक्स पर बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हो, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए अलग से एक प्लेटफॉर्म भी मिलता है। प्लस आपको बहुत सारे एडवांस टूल्स मिल जाते हैं जो बाकी सब प्लेटफॉर्म पर पेड है। यहाँ पर आपको धन ने इन हाउस वो सारे प्लेटफॉर्म को यहाँ पर बिल्ड करके फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया है। तो अगर आपको भी एक फ्री डीमैट अकाउंट की आवश्यकता है तो आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ओपन कर सकते हो। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कहाँ पर आपको ईपीएस दिखेगा। तो देखो, कोई भी कंपनी है ना, उस पर आप क्लिक करोगे तो एक इस तरीके से पेज खुल जाता है। यहाँ पर आपको फंडामेंटल्स में जाना है। फंडामेंटल्स में आप चले जाओगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। ठीक है, देखो यहाँ पर पी रेशियो देख सकते हो, डिविडेंड, ये सभी चीज़ देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको ईपीएस नहीं दिख रही। ईपीएस आपको कहाँ दिखेगी, फाइनेंशियल्स में यहाँ पर इन्होंने ईपीएस को दे दिया है। तो देखो यहाँ पर आप ईपीएस देख सकते हो। ठीक है, अगर इस साल का फाइनेंशियल ईयर 21-22 का देखोगे लेटेस्ट का, तो 14 चल रहा है। ठीक है, आप कंपैरिजन में भी कर सकते हो कि पिछले मिस 5 साल में ईपीएस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ये सभी चीज़ आप देख के एनालाइज कर सकते हो। अगर ईपीएस बढ़ रही है तो बहुत अच्छी बात है, उस कंपनी की अर्निंग बढ़ रही है। अर्निंग बढ़ेगी तो वो चीज़ कंपनी के स्टॉक प्राइसेस पर रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, और आप इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज में कंपेयर भी कर सकते हो। जैसे फार्मा कंपनी, मान लो कि सन फार्मा है, इसकी ईपीएस 14 है। तो यहाँ पर हम सिप्ला के साथ कंपैरिजन कर लेते हैं। देखो यहाँ पर सिप्ला का ईपीएस कितना है, 31 है। मतलब कि सिप्ला की जो
अर्निंग पर शेयर है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सन फार्मा। तो अगर यहाँ पर आपको दोनों के बैलेंस शीट वगैरह सब चीज़ अच्छी लग रही है तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्म डिसीजन अगर बनाना, अच्छी डिसीजन अगर बनाना है तो सिप्ला एक अच्छी डिसीजन हो सकती है। लेकिन डिस्क्लेमर, मैं यहाँ पर आपको सिप्ला खरीदने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप ईपीएस को कंपैरिजन कर सकते हो और अपना एक अच्छी डिसीजन बना सकते हो, ठीक है। जो अपने सेक्टर है, सेक्टर में से एक अच्छी कंपनी ढूंढ सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए। अब हम देख लेते हैं पी रेशियो। तो पी रेशियो बेसिकली ईपीएस से ही रिलेटेड है। तो देखो ईपीएस का मतलब क्या होता है, अगर कोई कंपनी ना $1 कमा रही है, ठीक है, तो इन्वेस्टर ना उस कंपनी में इन्वेस्ट होने के लिए प्रति $1 के प्रॉफिट पे कितना वो पे करने को रेडी है। मान लो कि कंपनी $1 की प्रॉफिट कमा रही है, तो आप कितना पैसा पे करोगे? आप $5 दे के तो $1 के प्रॉफिट वाली कंपनी में एंटर नहीं होगी। वहाँ पर कोई 20 सेंट दे सकता है, ठीक है, कोई 50 सेंट दे सकता है। रुपए के मामले में बात कर लें, अगर ₹1 का है तो कोई 20 पैसा दे के इन्वेस्ट करेगा, कोई 50 पैसे दे के इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। कोई उससे ज़्यादा नहीं देना चाहेगा, ठीक है। ज़्यादा भी देते हैं लोग, वो डिफरेंट कंडीशन में होती है, उसको हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो ये आपका पी रेशियो होता है कि इन्वेस्टर्स मीन्स ना हाउ मच इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे फॉर ईच डॉलर ऑफ अर्निंग। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर रुपीज़ आप कर सकते हो, ईच रुपीज़ ऑफ अर्निंग। तो देखो यहाँ पर ना हायर पी रेशियो क्या हमें दिखाता है, ये बताता है कि ना बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन उस कंपनी से ज़्यादा है फ्यूचर ग्रोथ के लिए, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मीन्स लोग ना इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को लग रहा है कि ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है। अगर लोअर पी रेशियो है तो लोअर पी रेशियो हमें क्या बताता है, ये बताता है कि कंपनी अभी अंडर वैल्यूड है, ठीक है। अब देखो आपको ना पता कैसे चलेगा कि पी रेशियो ज़्यादा है कम है, ठीक है। कोई एक एक्सपेक्ट मिस वो होगा ना, एक न्यूट्रल लाइन होगी। तो यहाँ पर देखो बेसिकली हम यहाँ पर ना 20 से 25 का रेंज मान लेते हैं कि एक अच्छी पी रेशियो है, ठीक है। अगर इतनी है तो एक अच्छी है। अगर इससे कम अगर पी रेशियो जा रही है मतलब कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है। अगर इससे ज़्यादा जा रही है मतलब कि ओवर वैल्यूड है, लोग ना बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लोग ना बहुत ज़्यादा उसके ग्रोथ पे इस पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। और हमेशा ये चीज़ सही नहीं होती, कुछ कुछ कंडीशंस पे ये आपको ना बैक फायर कर सकती है अगर अपना हायर पी रेशियो पे आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हो तो, ठीक है। हमेशा ये चीज़ अच्छी नहीं होती है। तो आप अच्छे से बैलेंस शीट पढ़ो, कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ो, उसके बाद पी रेशियो वगैरह से एनालाइज करो, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं पी रेशियो कहाँ पर हमें दिखता है धन पे। तो आपको कुछ नहीं करना, धन के प्लेटफॉर्म पे आ जाना है। यहाँ पर सिप्ला का वो खुला हुआ है, देखो यहाँ पर फंडामेंटल्स में चले जाओगे, ठीक है। फंडामेंटल्स देखो यहाँ पर पी रेशियो दिख रहा है। पी रेशियो कितना 28 है, मतलब कि 20-25 के रेंज से थोड़ा सा ज़्यादा है। आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो, एक बार चार्ट को देख लो, फाइनेंशियल्स को पढ़ लो, उसके बाद आप एंटर कर सकते हो। और वहीं पर अगर हम सन फार्मा का एग्जांपल ले लें, सन फार्मा का कितना चल रहा है, तो सन फार्मा का अगर फंडामेंटल्स में आप चले जाओगे तो इसका पी रेशियो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 30 है। लोग बहुत ज़्यादा इस पे ना इन्वेस्ट किए हैं, बहुत ज़्यादा लोग ना मिस ओवर वैल्यू इसको कर दिए हैं। बेसिकली ये जान लो कि अगर 20-25 से ज़्यादा है तो ओवर वैल्यूड है ये, ठीक है। तो अभी वेट कर लो, थोड़ा सा सेटलमेंट का वेट कर लो, ठीक है। या फिर आप दूसरे कंपनी को यहाँ पर देख सकते हो। तो अब हम देख लेते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेट्रिक हो जाता है, ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर आप कोई भी स्टॉक को होल्ड करना चाहते हो खासकर लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखो ये क्या मेज़र करता है रिटर्न ऑन इक्विटी, ये ना कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इन रिलेशन टू शेयर होल्डर्स इक्विटी, ठीक है। अब देखो ये क्या हमें बताता है कि ना कंपनी जो है वो शेयर होल्डर जो उसमें पैसा डाल रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आप उसमें 10 शेयर खरीद रहे हो, 10 शेयर आपने किसी कंपनी में खरीदा ₹1000 देकर, ठीक है। तो ये ₹1000 कंपनी को मिल गया। अब इस ₹1000 का यूज़ करके कंपनी कितना इसमें प्रॉफिट निकाल पा रही है, ठीक है। इस ₹1000 के इन्वेस्टमेंट से कंपनी उसको प्रॉफिट में प्रॉफिट कर भी पा रही है या फिर लॉस में कंपनी जा रही है। तो ये चीज़ हमें रिटर्न ऑन इक्विटी से पता चलती है, ठीक है, कि शेयर होल्डर के इन्वेस्टमेंट को वो उड़ा तो नहीं रही, कैश बर्न तो नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। अब देखो जितना ROE ज़्यादा है ना, ठीक है, उतना कंपनी का ना स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी है और उतनी ना एफिशिएंटली कंपनी काम कर रही है। ROE में भी ना कुछ तो एक न्यूट्रल लाइन होगी ना जिसके
ऊपर अगर आरओई रहे तो बहुत ही अच्छी बात है, या जिस रेंज में रहे तो बहुत अच्छी बात है, जिसका नीचे रहे तो थोड़ी सी कॉशन की बात है। तो देखो 15 से 20% अगर कंपनी अगर निकाल पा रही है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं बेसिकली आप मान लो ना कि 12-15 से ऊपर रहनी चाहिए आरओई। तो चलिए अब हमने एनालाइज कर लेते हैं, 2-3 स्टॉक का देखते हैं कि उसकी आरओई क्या चल रही है। ठीक है, कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट के इन्वेस्टर्स के पैसे को उड़ा रही है कि क्या कर रही है। तो देखो आरओई, सन फार्मा की आरओई देखो 6.41%। ठीक है, इसको बर्न तो नहीं करी लेकिन बहुत ही कम प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। लेकिन वहीं पर अगर हम सिप्ला को वापस देख लें, ठीक है, सिप्ला को अगर हम देखते हैं तो सिप्ला में क्या चल रहा है, फंडामेंटल्स में चले जाते हैं। देखो सिप्ला की आरओई देखो 11.92% है। ठीक है, टाटा मोटर्स की आरओई देख लेते हैं एक बार। देखो 4.59, बहुत ही मीर है, बहुत ही कम है। और अगर ना मैं अपने इन्वेस्टमेंट वाले पोर्टफोलियो से अगर कुछ आपको दिखा सकूं कि आरओई क्या चीज़ चल रही है। ठीक है, जैसे एजीआई ग्रीन पैक है, देखो इसकी आरओई कितनी है, 13.89%, बहुत ही अच्छी आरओई है। एमएसटीसी के देख लेते हैं। ठीक है, देखो इसकी आरओई कितनी है, 30.44% है। अगर मैं आपको दिखा दूँ टाटा मोटर वगैरह के पास, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीशंस के देख लेते हैं। ठीक है, फंडामेंटल्स में चले, देखो आरओई 17.26, मतलब कि ये सभी ना अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को ना बर्न नहीं करी, बहुत ही अच्छे रिटर्न उससे निकाल पा रही है। ठीक है, अगर आरईसी को देखें, आरईसी में 19.56, मतलब कि ना आपको बहुत ही कम कंपनीज मिलेंगी। बीईएल को देख लो, बीईएल का मुझे एक्सपेक्टेड है कि अच्छा होगा, 19.50% है। ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर को देख लो, तो आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी आरओई ये सब जनरेट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, सिर्फ आरओई देख के आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ठीक है, आरएचआई को मैंने हाल फिलहाल में यहाँ पर होल्ड किया हुआ है, इसकी क्वांटिटीज अभी बढ़ेंगी। ठीक है, 26.15% है। तो ये सब चीज़ देखो, बहुत ही अच्छी खासी आरओई ये सब जनरेट कर पा रहे हैं, मतलब कि इन्वेस्टर्स के पैसे से बहुत ही अच्छी यहाँ पर रिटर्न आपको दे पा रहे हैं ये। ठीक है, बहुत ही अच्छी रिटर्न ये जनरेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आरओई को ना हमेशा मिस ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया करो। जब जब बैलेंस शीट स्टडी कर ली, सब चीज़ स्टडी कर ली, आरओई को ना बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप ही खुद सोचो ना कि 1,000 रुपये अगर कंपनी इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले रही है, ठीक है, तो कोई कंपनी उसमें 5% का प्रॉफिट कमा रही है, कोई यहाँ पर 15% की प्रॉफिट कमा रही है। आपने मेरे इन्वेस्टमेंट में देखा होगा, कोई कोई कंपनी 30% तक यहाँ पर प्रॉफिट निकाल पा रही है उस 1,000 रुपये से। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में ऑब्वियस सी बात है कि अगर कुछ ना मेजर इस ना इस मार्केट में अगर ना क्रैश आता है, ठीक, वहाँ पर भी ये कंपनी ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर सकती हैं, वापस रिबाउंड हो सकती हैं। ठीक है, और ये कंपनी ना ऑलरेडी यहाँ पर बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन पे काम करी, तो इसको रिकवर होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, प्लस अगर मान लो कि कोई नेगेटिव चीज़ नहीं भी होती है, पॉजिटिव चीज़ भी होती है, तो ये 15% निकाल पा रही है, तो अगर कम भी हुआ तो ये 10 पे आ जाएगी। ठीक है, या 8 पे आ जाएगी बहुत नेगेटिव चीज़ पे। अगर ये 5 पे चल रही है, कितनी मिस हो जाएगी, 5 तो ऑलरेडी ये चल रही है। ठीक है, 2 पे आ जाएगी तो भाई कंपनी का भट्टा बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ नहीं होता, क्योंकि देखो रिटर्न तो जनरेट करी, प्लस एक्सपेंस वगैरह भी तो होगी उसकी। ठीक है, तो वो सब चीज़ों को देखो, सब एनालाइज करो, अपना दिमाग लगाओ, फिर कंपनी में ना इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि मैंने बोला आरओई देखो तो सिर्फ आरओई देख के बाकी सब चीज़ भी देखो। देखो अब हम देख लेते हैं डिविडेंड यील्ड। ये आपको एक एक्स्ट्रा इनकम दे सकता है, एक्स्ट्रा इनकम तो नहीं बोल सकते, आपको प्रॉफिट मार्जिन को थोड़ा सा बढ़ा सकता है, जो रिटर्न आपकी उसको थोड़ा सा बढ़ा सकता है 2-3-5% से। ठीक है, या बहुत बार आपका 9-10% से भी मिस आपके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सकती है। तो देखो डिविडेंड यील्ड क्या होती है, देखो आप ना कोई भी कंपनी में शेयर खरीदो, आप भले 10 शेयर खरीदो या 1 शेयर खरीदो या फिर 1 लाख शेयर खरीदो, आप ना उस कंपनी के ओनर हो गए। ठीक है, परसेंटेज में आप ओनर होते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 10 शेयर खरीद के आप बोले हो कि नहीं इस कंपनी में ये चीज़ करो, आपसे टाटा मोटर ये कार नहीं बनाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं, आप नहीं कर सकते हो, आपको उसके लिए ना एक मेजॉरिटी चंक चाहिए डिसीजन लेने के लिए। लेकिन हाँ, थ्योरेटिकली आप एक शेयर होल्डर हो, मतलब कि आप ओनर हो उस कंपनी के। ठीक है, तो वो क्या करते हैं ना, कुछ कुछ कंपनीज होती हैं जो अपने ना शेयर होल्डर्स को कंपनी की जो प्रॉफिट्स है, ठीक है, वो ना रिटर्न करती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, जो कंपनी प्रॉफिट कर रही है उसमें से कुछ हिस्सा आपको परसेंटेज फॉर्म में दे दे रही है। ठीक है, उसको डिविडेंड बोलते हैं। अब देखो डिविडेंड से क्या पता चलती है, कुछ
देखो बहुत बार आप देखोगे ना कि बहुत सारे अच्छी अच्छी कंपनीज है जो डिविडेंड बहुत कम देती है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को देख लोगे तो वो डिविडेंड कम देती है। टीसीएस को देख लोगे तो ठीक ठाक डिविडेंड अच्छी खासी दे देती है। ठीक, तो देखो ये दोनों ना मार्केट लीडर्स अपने सेगमेंट में। ठीक, लेकिन ना ये इन दोनों में ठीक डिविडेंड का इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों? ये बहुत बार देखोगे कि जो पब्लिक कंपनी है, सरकारी कंपनी है, ठीक, वो डिविडेंड बहुत ज़्यादा देती है। क्यों देती है? क्योंकि ना वहाँ पे ना एक्सपेंशन के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं बचता, प्लस वो कंपनीज जो है ना वो अपने शेयर होल्डर्स को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत बार क्या होता है अच्छी कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाती। उसका रीज़न क्या होता है? देखो, जो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है ना, जिनको अभी और ज़्यादा ग्रोथ करना है, और जो हाई टेक कंपनीज हैं जो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती हैं, जिनको रेगुलर ना, देखो टेक्नोलॉजिकल जो कंपनी होती है, टेक कंपनीज होती है, हमेशा कुछ ना कुछ न्यू आते रहता है, उसको उन लोग को अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। ठीक, तो इसकी वजह से वो डिविडेंड नहीं दे पाती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो उनका प्रॉफिट है ना, जो उनका अर्निंग्स है, उसको ना री इन्वेस्ट कर देती है। किस चीज़ के लिए री इन्वेस्ट करती है? रिसर्च के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एक्सपेंशन के लिए, जिसकी वजह से उनका ना डिविडेंड यील्ड बहुत कम होता है या फिर ना ज़ीरो होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि कुछ कंपनीज जिनका डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है, खास करके पब्लिक कंपनी आपको मिलेंगी जिनका डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे वापस हम धन के प्लेटफॉर्म पे आ गए। देखो यहाँ पर ना आपको फंडामेंटल्स में जाओगे ना तो यहाँ पर डिविडेंड यील्ड आपको मिल जाएगी। तो जैसे NHPC में मैं चले जाता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर 4.02% आपको डिविडेंड ये साल भर का दे रही है। मतलब कि 2-4% मान लो कि आपने रिटर्न में कमाया, प्लस 4% यहाँ पर जोड़ लो। ठीक है, उसके बाद फिर आपको को दिखाता हूँ, BEL को एक बार देख लेते हैं कितनी डिविडेंड ये दे रही है। 0.96 दे रही है। ठीक है, टाटा मोटर्स को देख लेते हैं कितनी डिविडेंड दे पा रही है ये। देखो बहुत ही कम डिविडेंड यहाँ पर है। ठीक, SBI भी कुछ खास नहीं दे रही। REC को देख लो, REC मुझे लगता है ठीक ठाक दे रही होगी क्योंकि इसका डिविडेंड आता है। ठीक है, 5% का डिविडेंड दे रही है। ठीक, अब देखो यहाँ पर ना कुछ कंपनी जैसे ONGC को आप देखोगे, ONGC सबकी डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा है। देखो 6.71% है। ठीक है, तो ना इस टाइप के कुछ कंपनीज हैं ना जहाँ पर आपको डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा मिलती है। TCS का एक बार देख लेते हैं। देखो TCS को एक बार देख लो, फंडामेंटल में चलेगा 3.44% का डिविडेंड दे रही है। और वहीं पर आप विप्रो को देखोगे, दोनों टेक कंपनीज हैं, दोनों में देखो 0.25%। तो देखो ये सब ना जितने भी हम रेशियोज़ के बारे में डिस्कस किए हैं, 4-5 रेशियोज़, ये ना बहुत ही कम रेशियोज़ हैं जिनको हम डिस्कस किए। इसके अलावा भी ना बहुत सारे रेशियोज़ होते हैं। ठीक है, जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो जब भी आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो। लेकिन ना जब जितने ज़्यादा आप मैट्रिक्स को देखोगे ना, जितने ज़्यादा आप डेटा पॉइंट्स को देखोगे, उतना एक्यूरेट तो आप डिसीजन ले पाओगे, लेकिन आपका ना दिमाग में ना इस कचड़ा पूरा भर जाएगा। ठीक है, बहुत बार क्या होगा ना कि ना 5-6 कंपनी आप देख रहे हो, उसमें से एक कंपनी कोई आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, किसी कंपनी का ROE अच्छा होगा, किसी का EPS अच्छा होगा, किसी का कुछ अच्छा होगा, किसी का कुछ ख़राब होगा। ऐसे करके आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। इसलिए जो मेन चीज़ है ना, मैं आपको सिर्फ वही दिखा रहा हूँ, और सिर्फ यही सब चीज़ देख के मैं अपना इन्वेस्टमेंट करता हूँ। ठीक है, और भी सीरीज़ में वीडियो आने वाली है, टोटल 9-10 वीडियो रहेंगी इस प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो आप पूरी सीरीज़ को देखो तो आप समझ जाओगे किस तरीके से आपको अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है, कैसे आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है। ठीक है, तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं फंडामेंटल एनालिसिस का जिसको हमने नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कंटेंट जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो, और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। तो अच्छे से ट्रेड करो, अपना ख्याल रखो, गुड बाय।